तो स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का हमारी आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैं सेमेस्टर 1 की वीडियोस बना रहा था आप सभी के लिए। पर तभी कल एक कमेंट आया और कमेंट ये था कि सर अब तो लगभग मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में सेमेस्टर 1 ख़त्म हो चुका है, तो क्यों ना आप सेमेस्टर 2 की वीडियोस बनाएं, दूसरे सेमेस्टर की वीडियो बनाएं। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, है ना। और एकदम पॉइंट पॉइंट था, ये एक अच्छा पॉइंट था कि भाई जब सेमेस्टर 2 आने वाला है तो मैं क्यों बेवकूफ़ों की तरह सेमेस्टर 1 की वीडियोस बनाते जाऊं, क्या फ़ायदा होगा, उससे कुछ हेल्प हो भी नहीं पाएगी। तो सेमेस्टर 2 की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आया हूं, बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 2। ठीक है, सेमेस्टर 2 में जो सिलेबस है हमारे पास उत्तराखंड में वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को हम शुरू करेंगे। ठीक है, PDSC 2 ये सब्जेक्ट कोड है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लिए। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी तक वीडियोस डाली हैं वेक्टर्स की, जो सबसे पहला चैप्टर है हमारे सेमेस्टर 2 में वो है वेक्टर एनालिसिस, यानी कि सदिशों का विश्लेषण। ठीक है, तो हमने वेक्टर्स में जो सेमेस्टर 1 की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें हमने काफ़ी चीज़ें करी है वेक्टर्स में। ठीक है, तो उसमें हमने चीज़ें करी थी, वेक्टर अलजेब्रा करा था। ठीक है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का हमने डेफिनेशन समझा था, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस समझी थी। ठीक है, और उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था। तो आज ये वीडियो कहाँ से शुरू होगी? ठीक है, तो ये चीज़ें हम कर चुके हैं, तो इस वीडियो को हम शुरू करेंगे वेक्टर्स से ही। पर वेक्टर्स के कहाँ से? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल से। ठीक है, हमने अभी तक क्या करा था, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का फॉर्मूला देखा, उसका मैथमेटिकल या फॉर्मूला या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक ही बात है। ठीक है, और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमने समझी। बट उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस जो वो चीज़ है वो आती कैसे है, कैसे आती है, वो हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई है उसमें सबसे पहले मैंने यही करा है कि हम ग्रेडियंट से शुरू करने वाले हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये तुम्हें क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 2 हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो प्लेलिस्ट जो बनेगी ना उसमें जितना वेक्टर्स इससे पहले हमें आना चाहिए था, ठीक है, जितना वेक्टर्स हमें इससे पहले आना चाहिए था, मतलब इस सेमेस्टर में हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ना है, तो उनमें वेक्टर्स का बहुत यूज़ है। तो उसमें वेक्टर्स का देखो, सुन लो क्या क्या चीज़ें हैं। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड दियर फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड दियर फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो हम यहाँ पर इस वीडियो का जो मैं नाम देने वाला हूँ वो है फिजिकल significance of gradient, divergence and curl। ठीक है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, हम डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट। जैसा कि इससे आप वाजिब हैं, परिचित हैं, ठीक है, इससे आप मिले हुए हैं कि ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी स्केलर फंक्शन फाई विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। ठीक है, यह स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ या मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी स्केलर फंक्शन फाई। ठीक है, मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी स्केलर फंक्शन फाई। ठीक है, तो देखो ग्रेडियंट जो है हम अभी तक पढ़ते आए हैं, ग्रेडियंट किसका होता है? ग्रेडियंट होता है किसी स्केलर का, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन फाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक स्केलर फंक्शन फाई लेंगे। ठीक है, एक स्केलर फंक्शन फाई लेंगे और हम चेक करेंगे कि वो स्पेस में कैसे वेरी करता है। ठीक है, वो स्पेस में कैसे वेरी करता है। तो देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी जेड एक्सिस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसिडर अ स्केलर फंक्शन फाई। हम एक स्केलर फंक्शन फाई मान रहे हैं। ठीक है, एक स्केलर फंक्शन फाई लेंगे हम
ठीक है। और हम देखेंगे कि वो जो फंक्शन है वो स्पेस में किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है, किस तरीके से वो स्पेस में चेंज होता है, किस दर से चेंज होता है, ठीक है। तो ये मान लो कोई वेक्टर है, वेक्टर आर, ठीक है, ये कुछ डिस्प्लेस हुआ डी आर, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, आर प्लस डी आर। इतनी कहानी सबको पता है। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं ए, यहां पर ये पहले था, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट बी, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए और इसको मैंने नाम दिया बी, ठीक। अब देखो ये जो आर वेक्टर है इसको मैं तोड़ता हूं इसके 3 कंपोनेंट में, एक्स यूनिट वेक्टर एक्स कैप प्लस वाई यूनिट वेक्टर वाई कैप प्लस जेड और उसका यूनिट वेक्टर जेड कैप, ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर जेड कैप। तो स्केलर फंक्शन ये जो स्केलर फंक्शन है ये इसको हम पोजीशन ए में कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो फाई स्केलर फंक्शन एट पोजीशन आर, ठीक है, स्केलर फंक्शन एट पोजीशन आर, स्केलर फंक्शन, वो तो इसका आर तो इसका वेक्टर है, ठीक है, आर क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। स्केलर फंक्शन एट पोजीशन क्या है इसकी, ए, ठीक है। अब देखो वेक्टर आर था, फिर यहां से इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ डी आर, ठीक है। तो डी आर देखो, अब डी आर को मैं कैसे लिख सकता हूं, डी आर को मैं लिखूंगा, डी आर को मैं क्या लिखूंगा, डी एक्स है ना, एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप, एक्स में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, वाई में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और जेड में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इसी को तो हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी है, इसको हमने क्या क्या सोच के पढ़ा है, इसको हमने आई समझ के पढ़ा है, डी आई इज इक्वल टू डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप, ठीक है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। या इसको हम यहाँ पर अगर इसको मैं सोर्स पॉइंट बोल दूं और ये फील्ड पॉइंट बोल दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खैर छोड़ो वो चीज़, ये यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है, ठीक है। अगर ये सोर्स पॉइंट होता है और ये फील्ड पॉइंट होता है तो ये इसको हम सेपरेशन वेक्टर बोल देते हैं और उसका एक्सप्रेशन कुछ अलग होता है, एक्स माइनस एक्स डैश ऐसे करके होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जब छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक, ये आगे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो अब हम निकाल रहे हैं वेक्टर आर प्लस डी आर वेक्टर। आर प्लस डी आर क्या होगा, एक्स प्लस डी एक्स एक्स कैप में की डायरेक्शन में प्लस वाई प्लस डी वाई वाई कैप की डायरेक्शन में प्लस जेड प्लस डी जेड कौन सी डायरेक्शन में, जेड कैप की डायरेक्शन में, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर, हमने ये वेक्टर लिया, ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और उसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट आर प्लस डी आर, ठीक है, उन तीनों को हमने कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया आर प्लस डी आर। तो फाई आर प्लस डी आर हमको क्या डिनोट करता है, स्केलर फंक्शन। फाई आर प्लस डी आर किस चीज का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, स्केलर फंक्शन का, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये है पोजीशन बता रहा है, ये फाई आर प्लस डी आर क्या बता रहा है, स्केलर फंक्शन एट पोजीशन बी, एट पोजीशन बी, ठीक है। ये चीजें क्लियर, ठीक है। अब देखो आगे, ठीक है, ए से बी, यहां पे जो फाई था हमारा स्केलर फंक्शन, उसकी कुछ वैल्यू यहाँ पे कुछ रही होगी और यहाँ पे उसकी वैल्यू
बदल गई होगी। क्या हो गई होगी? बदल गई होगी। तो अगर हमारे स्केलर फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, चेंज होती है, तो हम क्या निकालेंगे? डी फाई। डी फाई निकालने का तरीका हमने देखा है। डी फाई निकालने का तरीका या जो हमने देखा था पार्शियल डेरिवेटिव्स की थ्योरम, जब हमने ग्रेडियंट का टेम्परेचर के उसमें देखा था, है ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव की थ्योरम क्या थी? डेल बाई डेल एक्स, है ना, डेल टी बाई डेल एक्स, एक्स कैप, ऐसे करके था ना। क्या था? डेल टी बाई डेल एक्स, एक्स कैप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल फाई बाई डेल एक्स, एक्स कैप, प्लस वाई कैप डेल फाई बाई डेल वाई, और यहाँ पे एक और चीज़ आनी थी डी एक्स, और यहाँ पे डी वाई, ठीक है, प्लस जेड कैप डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड, ठीक है। इतना समझ में आया? दिख रहा है? साफ 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 दिख रहा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई। अब देखो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, जैसा हमने उस टाइम करा था सेम वही चीज़ दोबारा दोहराने वाला हूँ। एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई कैप डेल बाई डेल वाई प्लस जेड कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है। इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। बचा क्या? बचा क्या? क्या मतलब? ये जो है हमारा डॉट प्रोडक्ट से आता है किस किस के? देखो, एक्स कैप डी एक्स प्लस वाई कैप डी वाई प्लस जेड कैप डी जेड। अब जब मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा ना, क्या करूंगा? इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तब मुझे ये मिलेगा। और क्या चीज़ रह गई? फाई। फाई को मैंने यहाँ बाहर पे लिख दिया, ठीक है। सॉरी, इस तरफ नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाई को, ये लास्ट में लिख देता हूँ, चलो फिलहाल के लिए, ठीक है, फिलहाल के लिए लास्ट में लिख देता हूँ। अब देखो, ये चीज़ को मैंने क्या बताया था? ये होता है ग्रेडियंट। इसको मैंने क्या बताया था? इसको मैंने बोला था डेल, ठीक है। ये डेल ऑपरेटर है, ग्रेडियंट नहीं है, ये है डेल ऑपरेटर, ठीक है। ये चीज़ क्या है? एक्स कैप डी एक्स प्लस वाई कैप डी वाई प्लस जेड कैप डी जेड, वो हमने अभी देखा, ऐसा कुछ हमने देखा था, एक्स कैप डी एक्स प्लस वाई कैप डी वाई प्लस जेड कैप डी जेड। हाँ, ये तो हमारा डी आर है, ये हमारा क्या है? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर है, ठीक है, ये हमारा डी आर है, ठीक। अब देखो, इस फाई को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये असल में तो इसी के साथ में था ना, फाई को मैंने वैसे यहाँ पर लिखना था, ये था तो इसी के साथ। तो अब ये टर्म क्या होगी? ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर, है ना। ये भी वेक्टर, ये पूरा वेक्टर है। ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर इज वेक्टर, क्योंकि ये क्या है? ये एक वेक्टर ऑपरेटर है, ठीक है। ये क्या है? वेक्टर ऑपरेटर है। अब देखो, ये बन गया ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दिख रही है लास्ट लाइन? हाँ, लास्ट लाइन तक दिख रही है, पूरा बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और यहाँ पर हमारा क्या चलता आ रहा है? यहाँ पर हमारा डी फाई चलता आ रहा है। ये हमने इस पर पार्शियल डेरिवेटिव की थ्योरम लगाई, उससे हमने इसको दो में स्प्लिट करा, या इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से ये निकला था, तो हमने इसका उल्टा कर दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर ये हमारे डेल फाई डॉट डी आर मिला, ये टर्म ग्रेडियंट होती है, फाई यहाँ पर चल रहा था तो फाई यहाँ पे आ गया इसके साथ, और डॉट डी आर, तो ये हो गया ए डॉट बी। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं ऊपर का रब करने वाला हूँ, रब करूँ? चलो रुक जाओ, यहाँ पे जगह है तो मैनेज कर लेते हैं, मुझे को थोड़ा मैनेजमेंट सीखने की भी ज़रूरत है ना। अब देखो, इससे आगे का हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ से इस टर्म को थोड़ा ऐसा कर दो और ऐसा, ठीक। अब देखो, ये डी फाई चल रहा है ना, तो देखो कॉस थीटा, अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई है और ये जो वेक्टर है, ये दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है, ये ग्रेडियंट ऑफ फाई भी इसी डायरेक्शन में और ये जो दूसरा वेक्टर है ये भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई और ये वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। एंगल 0 डिग्री होने का मतलब
कॉस ज़ीरो क्या होता है, कॉस ज़ीरो 1 होता है ना। तो ये टर्म हमारी 1 हो जाएगी, ये टर्म 1 हो जाएगी, ये टर्म 1 हो जाएगी। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे से, ठीक है। मान लो ये मैंने मिटा दिया। अब क्या बच गया, हम पे बच गया डी फाई इज इक्वल टू मॉड डेल फाई बाई मॉड डी आर। तो मॉड डी आर को मैं डी फाई के नीचे ले जा सकता हूँ, डी फाई बाई मॉड डी आर इज इक्वल टू डेल फाई, ठीक है। डेल फाई का मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट और नॉट रिजल्टेंट दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। अब आगे देखो क्या 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 होती है कहानी। ये क्या है हमारा, इसको मैं बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड किस चीज का, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, या एनी स्केलर फंक्शन, जो कि हमारे स्केलर फंक्शन हम लेके चले थे स्टार्ट में, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये क्या था हमारा स्केलर फंक्शन जो हम स्टार्ट में लेके चले थे शुरू में, ठीक है। अब देखो, हाँ, तो अब देखो जब cos 0 1 होगा तो इन दोनों के रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ये भी हमने वेक्टर्स में पढ़ा है, क्योंकि अब ये दोनों एक ही साथ है, अब ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आगे को आएगा, है ना। तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आगे को आएगा, है ना। तो यानी कि ये जो ये वैल्यू हो जाएगी ना, ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, या स्केलर फंक्शन जो है हमारा, क्या रिप्रेजेंट करता है। अब ये डेल फाई बाई डेल आर क्या है, डी फाई बाई डी आर क्या है। अब याद करो, डी एफ एक्स बाई डी एक्स क्या होता था, जब हमने एक्स को थोड़ा सा चेंज करा तो हमारे फंक्शन में कितना चेंज आया, है ना। ये तुम्हें बात क्लियर है। और ये हमें क्या बताता था, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका हमें ये बताता है कि ये जो है स्लोप होता है स्लोप, ठीक है। अब एक और चीज, तो डी फाई बाई डी आर भी अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल इसको इंटरप्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा कि ये भी जो है स्लोप है, ठीक है। ये भी क्या है, स्लोप है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम स्लोप कह सकते हैं। जो ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है वो मैक्सिमम स्लोप होता है, ठीक है। ये तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया, ये भी हम कह सकते हैं। अब देखो, अगर मैं क्या करूं, यहां पर एक ऐसा मैं लेवल सरफेस बना दूं, या इसको मैं कंटूर लाइन भी कह सकता हूं, ठीक है, लेवल सरफेस या कंटूर लाइन, और एक मैं इस बी पोजीशन पे बना दूं लेवल सरफेस, ठीक है, या कंटूर लाइंस, ठीक है। अब इस पॉइंट से ये जो ये सरफेस है ना, ये इस पॉइंट से ओरिजिन से हर जगह पे बराबर दूरी पे होगा ये सरफेस। जब ऐसा सरफेस बनता है जो एक पॉइंट से बराबर दूरी पे हो, तो उस सरफेस को हम लेवल सरफेस बोल देते हैं, ठीक है। ये नहीं, कंटूर लाइन भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर 2 डायमेंशन में तो कंटूर लाइंस, और वैसे लेवल सरफेस बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, स्पेस बनेगा एक। देखो फाई की कुछ वैल्यू यहाँ पर थी, फाई की कुछ वैल्यू यहाँ पर थी। ए से बी की तरफ जाते हुए डेल फाई बाई डी आर, डी फाई बाई डी आर, ठीक है। यानी डी आर क्या है, डी आर देखो, आर में क्या है, 3 चीजें हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। यानी डी आर जो है थोड़ा डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, और थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट जेड डायरेक्शन में, है ना। तो यानी कि डी फाई जो है, देखो डी फाई में बता रहा है कि फाई, ये बता रहा था हमें कि एफ एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, एफ एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हमें क्या बताएगा, देखो फाई डी आर के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, यानी फाई जो है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। यहां से यहां दोनों क्या बदली, डिस्टेंस बदली, डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। तो उसके रिस्पेक्ट में फाई हमारा कैसे चेंज हो रहा है। यानी अब देखो, ये डी आर हमारा 3 वेक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ये हमारे स्पेस कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। जब हम 2 डायमेंशन में रहते हैं, एक्स और वाई हमारे प्लेन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड 3 हमारे स्पेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। हल्का हल्का मीनिंग क्लियर होने लग गया होगा, हल्का हल्का क्या, इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मीनिंग क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो डी फाई बाई डी आर क्या हो गया,
एक तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, या मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, या हम क्या कह सकते हैं, या तो ये कह लो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस के रिस्पेक्ट में फाई कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, कितनी दर से चेंज हो रहा है, रेट का मतलब कितनी दर से चेंज हो रहा है, कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, इस स्केलर फंक्शन का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस या विद रेफरेंस टू स्पेस, ठीक है। तो ये था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखो, अगर एंगल थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो कॉस 90 क्या हो जाता है, कॉस 90 हो जाता है 0। अगर कॉस 90 0 हो गया तो ये टर्म क्या हो जाएगा, डी फाई हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू 0, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन किसका 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे के कोई कांस्टेंट है, उसको मैं टाइम या मास कोई कांस्टेंट है, ठीक है, मेरा मास है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। अगर भी मेरा अभी 8 बज रहा है, ठीक है, अभी वैसे जो भी टाइम हो रहा है, ठीक है, अभी ये मान लो अगर 8 बज रहा है और फिर 9 बज जाएगा, 1 घंटे में 9 बज जाएगा, तो मेरा मास क्या चेंज होगा, मेरा मास क्या चेंज होगा। चलो तुम बोलोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, क्या पता थोड़ा बहुत हो जाए, ठीक है। अब मान लो इस मार्कर का मास, ठीक है, मार्कर का मास, ये मार्कर का मास है, अभी 8 बजे इसका मास जो है, 9 बजे भी इसका मास वही रहना। चलो तुम फिर बोलोगे कि सर इसमें तो इंक है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक खाली बाल्टी है, खाली बाल्टी, ठीक है, अगर उसका वजन 2 किलो है तो वो 2 किलो ही रहने वाला है अगले 2 घंटे बाद भी, या 9 बजे वो भी 2 किलो ही रहने वाला है ना। तो बाल्टी का मास को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या होता है, 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो डी फाई जो है 0 आ रहा है, यानी फाई क्या हो जाएगा, यहां पर फाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। यानी ये हमें स्टेशनरी वैल्यू देगा, क्या देगा, स्टेशनरी वैल्यू। तो इससे हम एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हमें एक्सट्रीम वैल्यू चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यू यानी मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, तो वो फंक्शन हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो वो फंक्शन हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट फंक्शन से ही हमें मैक्सिमम या मिनिमम या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमको मिल सकता है, ठीक है। क्लियर ये बात, स्टेशनरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा तो अपना भी वैल्यू स्टेशनरी हो गई, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल है जो ग्रिफिथ में दिया हुआ है, डीजे ग्रिफिथ नाम की बुक है, उसमें एग्जाम्पल क्या है। अच्छा चलो, ये तो तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर थीटा की जगह 180 डिग्री हो जाए, थीटा की जगह 180 डिग्री हो जाए, तो कॉस 180 क्या होता है, कॉस 180 -1 होता है। तो यानी कि अगर हमारा ये डेल फाई इस डायरेक्शन में है और डी आर इस डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप ही क्या हो जाएगी, वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। इस केस में वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब कॉस 180 होगा तो वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, है ना, वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। 90 में तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा वो, ठीक है, वो हमें स्टेशनरी पॉइंट दे देगा, ठीक है। तो हमने इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस जानी, इसके 3 केसेस देखे हमने, ठीक है, कि 180 पे क्या होगा, 0 पे क्या होगा, 90 पे क्या होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल जो था वहाँ पर हिल का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप किसी पहाड़ी पे हो, ठीक है, या आप किसी पहाड़ी को देख रहे हो, तो ठीक है, तो थीटा 180 डिग्री, हमने ये 3 केस देखे और हमने ये चीज़ें देखी, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल समझा रहा था हिल वाला एग्जाम्पल में क्या था कि अगर यहाँ आप आप यहाँ पहाड़ी पे नीचे हो, ऊपर हो, ठीक है, ऊपर हो, तो यहाँ से जो मैक्सिमम डिसेंट होगा ना, मैक्सिमम डिसेंट जो सबसे हाँ, पहले जो मैक्सिमम एसेंट होगा, ठीक है, स्लोप समझ लो यार, ठीक है, जो यहाँ से एक्सेंट मतलब होती है चढ़ाई और डिसेंट मतलब होती है ढलान, ठीक है। तो जो मैक्सिमम एसेंट होगा, मैक्सिमम डिसेंट उसके बिल्कुल अपोजिट होगा, है ना।
मैक्सिमम एसेंट जो होगा, यानी जो मैक्सिमम चढ़ाई होगी, मैक्सिमम डिसेंट उसके बिल्कुल अपोजिट होगा, यानी वो 180 डिग्री वाला केस हो गया। ठीक है। अब दूसरी चीज़, जो एक्सेंट है इसमें, जो एसेंट है, जो चढ़ाई है, वो क्या है? वो है डायरेक्शन ऑफ किस चीज़ की? ग्रेडियंट। वो क्या चीज़ है? डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। वो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट हो जाती है। अब अगर मैं इस चढ़ाई पे चढ़ूँ और मैंने देखा ये 500 किलोमीटर है, ये क्या है? 500 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, आया एग्जाम्पल समझ में? बढ़िया से, ठीक है। और ये 90 डिग्री वाला केस हमको बताता है जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट होती है ना, डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके? डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट होती है परपेंडिकुलर हमारे लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ग्रेडियंट की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होने वाली है, इसके 90 डिग्री पे। ठीक है, तो इतना ही था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट में। और आपको ये पता है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर इज ए वेक्टर, क्योंकि डेल ऑपरेटर क्या होता है? वेक्टर ऑपरेटर होता है। ठीक है, 24 मिनट का तो मैंने यही कर दिया, इतना लंबा, 25-26 मिनट हो गए शायद। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अब हम क्या देखेंगे? फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे दूसरे की यानी कि दूसरा क्या है? डाइवर्जेंस। फटाफट से मिटा देता हूँ उसे। मज़ा आ रहा है वीडियो में? बता देना समझ आ रहा है, या जहाँ पे समझ नहीं आया तो वो आप मेरे को बता देना। ठीक है, अब कोशिश करूँगा कि बड़े अच्छे से समझा पाऊँ आपको, अपना बेस्ट दे पाऊँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, जब हम डेल डॉट ए करेंगे, डेल डॉट ए करेंगे यानी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ए वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेल डॉट ए करेंगे तो हमें स्केलर मिलेगा, क्योंकि ये क्या होता है? डाइवर्जेंस, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंस। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब तुम्हें पता ही है, जैसे मैं किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ूं तो कितना चेंज आ रहा है। ग्रेडियंट मतलब ये समझ लो चेंज, अगर हम एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो समझ लो चेंज, वो जो भी क्वांटिटी है, चेंज इन पर यूनिट लेंथ, उस क्वांटिटी में एक यूनिट बढ़ने में या एक यूनिट पीछे हटने में, या मतलब जो भी है, बस एक यूनिट जब हम उसमें मूव करेंगे ना, तो कितना चेंज होती है वो क्वांटिटी, उसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट। ठीक, डाइवर्जेंस का मतलब तुम्हें पता है, कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ से लाइट चारों तरफ निकल रही है, तो लाइट कितनी डाइवर्ज हो रही है, ये मैंने डाइवर्जेंस में बताया था, समझाया था। ठीक है, डाइवर्जेंस पॉजिटिव नेगेटिव होती है, जीरो भी होती है, ये भी हमने पिछली वीडियो में करा था। ठीक है, मैं क्या करूँगा, जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा ना, तो वहाँ पे वो वीडियोस यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में भी पिन कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें आते हैं, तो इसके लिए भी हमको एक डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सेस। ठीक है, ब्लू से बनाओ कि ब्लैक से ही ठीक रहेगा? ठीक है, पहले तो मैं बना लेता हूँ एक, ये समझ लो मैंने एक फिगर बनाया है। ठीक है, और इसको हमने रखा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ठीक है, तो ये वाली साइड इसकी क्या हो जाएगी, इसको नाम दे देते हैं पहले। ठीक है, ए बी सी डी, ये नीचे वाले बेस का नाम, ई एफ जी एच, ये ऊपर वाले टॉप का नाम। ठीक है, इसको हम क्यूब क्यूब कहूँ मैं ऐसे, पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, ये पैरेललोपाइप्ड है एक। ठीक, अब देखो जो ये वाली लेंथ होगी
ये वाली लेंथ क्या होगी, ये एक्स डायरेक्शन आ रही है ना बाहर को, बोर्ड से बाहर, ये समझ लो क्यूब ऐसा कोई डब्बा मैंने यहाँ पर पकड़ा हुआ है, तो उसकी जो जो वाली साइड उसकी बोर्ड से बाहर है वो ये वाली है, ठीक है। तो ये हो जाएगी डी एक्स, क्या हो जाएगी, डी एक्स, ये हो जाएगी डी वाई, और ये हो जाएगा डी जेड, ठीक है। ये हमने स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स मान लिए, यानी कि ये यूनिट डी एक्स डी वाई डी जेड ये एलिमेंटल वॉल्यूम का क्यूब हो गया, या पैरेललोपाइप्ड हो गया एलिमेंटल वॉल्यूम का, ठीक है। अब देखो कहीं पे क्यूब का सेंटर होगा, ठीक है, क्यूब तो एक 3 डायमेंशनल फिगर है ना, कहीं पे क्यूब का सेंटर होगा, वहाँ पे जो हम क्यूब के सेंटर पे जो हम वेलोसिटी मान रहे हैं, ये मान लो क्यूब का सेंटर है, तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ वाई डायरेक्शन में वी वाई, एक्स डायरेक्शन में वी एक्स, और जेड डायरेक्शन में वी जेड, ठीक है। ये हमने मान ली वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ क्यूब। क्यूब के सेंटर में वेलोसिटी मानी है वी एक्स एक्स डायरेक्शन में, वी वाई वाई डायरेक्शन में, और वी जेड जेड डायरेक्शन में। अब मान लो इस क्यूब पे वेलोसिटी ग्रेडियंट लगा हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, देखो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। 31 मिनट का हो गया वीडियो, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अब वेलोसिटी किस चीज़ की, ठीक है, मान लो इस क्यूब के अंदर यहाँ से ये खुला है, यहाँ से ये खुला है, या एरिया है यहाँ पे, इसके अंदर कोई रेडिएशंस जा रही हैं, या और सिंपल बनाओ तो मान लो ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, मतलब जैसा जाली वाला दरवाजा होता है ना, उससे ये क्यूब बना हुआ है, उससे ये क्यूब बना हुआ है, जैसे जाली वाले दरवाजे की जाली होती है, जाली से बना हुआ है क्यूब। तब यहाँ से पानी आएगा तो पानी इसके अंदर जाएगा ना, पानी इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो पानी यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो और आगे बढ़ेगा, ठीक है, 1 यूनिट आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर मान लो वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो 5 मीटर चलता है, ठीक है। 2 सेकेंड में 10 मीटर चलेगा, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है वेलोसिटी आगे जाते जाते बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे अगर वेलोसिटी 5 थी तो यहाँ सेंटर में 10 हो गई और यहाँ पर 15 हो गई, ठीक है। कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, पर यूनिट लेंथ के हिसाब से वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 5 थी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो सेंटर में 10 और यहाँ पर 15, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब तुम्हें समझ में आ गया है, ठीक है। ग्रेडियंट का यूज है इसमें। अब हमें करना क्या है, ठीक है, तो पानी यहाँ से जाएगा, सपोज इस क्यूब के अंदर से क्या जाएगा, पानी जाएगा। तो जब भी किसी एरिया से, हमने क्या पढ़ा है, फ्लक्स होता है ई ए या बी ए, जो भी फील्ड लगा होता है हमारा, और एरिया, ठीक है। ये मान लो खिड़की है, खिड़की से जितनी हवा अंदर पास हुई, खिड़की से जितनी हवा अंदर पास हुई उसको हम कहते हैं फ्लक्स, है ना। वैसे ही ये समझ लो ये खिड़की है, इस खिड़की से जितना पानी अंदर पास हुआ वो क्या कहलाएगा, फ्लक्स। इस खिड़की से जितना पानी बाहर आएगा वो भी कहलाएगा फ्लक्स, ठीक है। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स जब निकालेंगे तो यहाँ से जितना बाहर आ रहा है और यहाँ से जितना अंदर आया, बाहर आने वाले से मतलब जो ज़्यादा होगा उससे हम कम वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। उससे हम क्या कर देंगे, कम वाले को माइनस कर देंगे। इतनी कहानी आई समझ में, इतनी कहानी आ गई समझ में, ठीक है। तो जो वेलोसिटी हो जाएगी ना यहाँ सेंटर पे, वेलोसिटी एट सेंटर, वो हो जाएगी वी एक्स एक्स कैप प्लस वी वाई वाई कैप प्लस वी जेड जेड कैप, ठीक है। ये हो जाएगी वेलोसिटी एट सेंटर, ठीक है। दूसरी चीज, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा हमारा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक्स डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में होगा डेल वी एक्स बाई डेल एक्स, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, डेल वी एक्स बाई डेल एक्स। वाई डायरेक्शन में डेल वी वाई बाई डेल वाई, ठीक है। जेड डायरेक्शन में डेल वी जेड बाई
डेल जेड, ये हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। ठीक है, यानी हर एक यूनिट लेंथ में वो इस पार्टी क्या ये इतने अमाउंट से बढ़ जाएगी, इतने अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, या घटेगी। ठीक, ये इक्वल टू है। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ऐसा नहीं कि z माइनस डेल वी बाई जेड डेल जेड, समझ लिया पूरा। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। अब देखो हम सेंटर पे हैं, तो सेंटर पे हैं तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई टू, और ये भी हो जाएगा डी वाई बाई टू। ठीक है, इन दोनों का आधा आधा हो जाएगा। तो वेलोसिटी हम निकालने जा रहे हैं, देखो यहाँ से जितना फ्लक्स पास होगा ना, ठीक है, यहाँ से जितना फ्लक्स पास होगा, इसको तुम इस तरीके से समझो, ऐसे तुमने क्वेश्चन करे होंगे 10th में, 9th 10th में, 8th 9th 10th में, जब भी ये हमारा कोई एरिया है। ठीक है, ये हमारा कोई एरिया है, एरिया नहीं समझो, एक नदी है, क्यूबॉइडल शेप की नदी है। ठीक है, या नाला समझ लो जो क्यूबॉइड शेप में बनाया गया है। ठीक है, क्यूबॉइड बोल रहा हूँ मैं, क्या कहेंगे इसे, क्यूबॉइड, हाँ क्यूबॉइड ही तो कहेंगे। ठीक है, उसमें वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो कितना चला, 5 मीटर। ठीक है, 1 सेकेंड में वो कितना चला, 5 मीटर। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया लेंथ, इसको मैंने मान लिया इसकी ब्रेथ, और इसको मैंने मान लिया इसकी हाइट। इसको मैंने मान लिया इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ, इसकी हाइट। तो मैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो फ्लक्स होगा ना वो हो गया वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, फ्लक्स जितना वॉल्यूम में है। ठीक, अब देखो, तो इस केस में क्या हो जाती है, 1 सेकंड के लिए लेंथ हो जाती है 5 मीटर, और इसका एरिया हमें गिवन रहता था। ठीक है, अब पूछते हैं वो कि भाई ये कितना पानी बहा है 1 घंटे में, 2 घंटे में। तो हम पहले उसको 1 सेकंड के लिए निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, ऐसे ही करते थे। ठीक है, करते थे, वही चीज़ हमको यहाँ पे करनी है। ठीक है, वही चीज़ हमको यहाँ पे करनी है। तो अभी देखो सेंटर में वेलोसिटी क्या है, ये सेंटर की वेलोसिटी है। ठीक है, वाई डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है सेंटर में, वो है डेल वी वाई बाई डेल वाई। ठीक है, ये वेलोसिटी में ग्रेडियंट लगा हुआ, ये सेंटर में नहीं है। ठीक है, सेंटर में वेलोसिटी जो हमने मानी है वो हमने मानी है वी वाई। ठीक है, अगर मैं इस फेज पे आऊँ, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फ्लक्स। ठीक है, हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि भाई ए डी ई एच से फ्लक्स कितना आया, फ्लक्स थ्रू ए डी एच ई, ए डी एच ई से फ्लक्स कितना आया। तो फ्लक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब यहां से जितना पानी गया इतनी लेंथ में, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखो, तो जो ये फेस है ना ए डी ई एच, पहले यहां पे वेलोसिटी देख लेते हैं, वेलोसिटी एट फेस ए डी एच ई। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ सेंटर पे क्या थी, वी वाई। मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट लगा हुआ है तो बढ़ेगी ना। पर अगर हम यहाँ से, यहाँ पे 10 थी तो यहाँ से वापस आएंगे तो क्या होगा, घटेगी वेलोसिटी, माइनस होगी, 10 में से 5 गया, 5 मीटर पर सेकंड में जाएगा। तो ये वी वाई समझ लो वो 10 है, इसमें से हमें माइनस कितना करना है, देखो माइनस कितना करना है, तो इसमें हम माइनस करेंगे इसको। देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है डेल वी वाई बाई डेल वाई। जो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो है डेल वी वाई बाई डेल वाई। ठीक है, अगर मैं 1 सेंटीमीटर मूव करा, ठीक है, या 1 मीटर मूव करा, ठीक है, तो उसके लिए ये केस हो गया। अगर मैं 2 मीटर मूव करा तो उसके लिए डेल वी वाई बाई डेल वाई इंटू 2। ठीक है, 3 चला तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो मैं कितना चल रहा हूँ, ये पूरा है डी वाई, ये है डी वाई बाई 2, तो हम डी वाई बाई 2 चल रहे हैं, तो ये आ जाएगा डेल वी वाई बाई डेल वाई इंटू क्या है ये डी वाई बाई 2। आई इतनी कहानी समझ में, ये है इस फेस में वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, इस फेस की वेलोसिटी निकल गई। अब आगे
अगर मैं इसके साथ क्या करूं, इस टर्म में मैं अगर dx और dz की मल्टीप्लाई कर देता हूं, dx और dz की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो ये है, ये हमारा dx है और ये हमारा dz है, ये हमारा dx है, ये हमारा dz है, तो ये आ जाएगा एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। इसमें मैंने मल्टीप्लाई करा dx इंटू dz, ठीक है, फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो d इंटू डी एक्स इंटू डी जेड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी वाई माइनस डेल वी वाई अपॉन डेल वाई, और ये आएगा डेल वाई अपॉन 2 इंटू डी एक्स इंटू डी जेड, ठीक है। इंटू डी एक्स इंटू डी जेड हमने जैसे ही करा तो ये क्या मिल जाएगा हमें, ये हमें मिल जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, कि भाई यहां से पानी का कितना वॉल्यूम अंदर आया है। जितना वॉल्यूम अंदर आया है ना उसी को हम बोलेंगे फ्लक्स, ठीक है। जितना वॉल्यूम अंदर आया है वही हो जाएगा फ्लक्स। तो ये हो जाएगा हमारा नेट इनवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ADHE, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, नेट नहीं लगेगा यहाँ पे, इनवर्ड फ्लक्स थ्रू ADHE, ठीक है। ये हमारा इनवर्ड फ्लक्स हो गया। इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है, चलो 1 रहने दो, नाम मत दो, ठीक। ये हमारा इनवर्ड फ्लक्स हो गया। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, आउटवर्ड फ्लक्स निकालेंगे। तो देखो जब मैं यहाँ से यहाँ बढ़ूंगा, यहाँ से यहाँ, तो ये 5 था, सॉरी ये कितना थी 10 मीटर पर सेकेंड, उसमें 5 और बढ़ गई 15 मीटर पर सेकेंड, तो वो आ जाएगा हमारा वी वाई प्लस, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है ना, डेल वी वाई बाई डेल वाई और डी वाई बाई 2, ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी सेम वही चीज़, इसमें मैं अब dx और dz की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। ये वेलोसिटी लेंथ की तरह बिहेव करती है एक यूनिट के लिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो ये हो जाएगी हमारी वी वाई प्लस डी वाई, ठीक है, वी वाई प्लस डी वाई बाई 2, तो ये हमारी लेंथ हो गई, है ना। ये हमारी क्या होगी, लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेथ और ये इसकी हाइट, ठीक है। अच्छा ये तो सरफेस के लिए था ना, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम, वी वाई प्लस डेल वी वाई बाई डेल वाई, ठीक है। वी वाई यहाँ पे थी, उसमें हमने क्या करा, ग्रेडियंट को ऐड करा और डी वाई बाई 2 को ऐड करा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डी एक्स बाई डी जेड, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। ये कौन सा वॉल्यूम आ गया, आउटवर्ड, जो आउटवर्ड आ रहा है वॉल्यूम, ठीक है, जो हमारा वॉल्यूम आ रहा है आउटवर्ड, ठीक। अब हम ऐसे ही इसको सिमिलरली करके लिख सकते हैं। ये कौन सी डायरेक्शन में था, वाई डायरेक्शन में। अब हम इसको जेड डायरेक्शन के लिए लिख सकते हैं। ओहो ये क्यों मिटा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, जेड डायरेक्शन के लिए अब मैं इसको लिखने वाला हूँ, जेड के लिए और एक्स के लिए, ठीक है। एक्स के लिए लिखूंगा, देखो तो क्या हो जाएगा, ये वाई डायरेक्शन का था, ठीक है, ये था फॉर वाई डायरेक्शन, ठीक है, फ्लक्स इन वाई डायरेक्शन। अब देखो सिमिलरली एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सिमिलरली एक्स डायरेक्शन में ये हो जाएगा, देखो पहले एक्स डायरेक्शन से करने के लिए पहले नेट निकाल लेते हैं, फिर नेट के बाद डायरेक्ट सिमिलरली लिखूंगा, ठीक है। नेट फ्लक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट फ्लक्स के लिए ये ज़्यादा है ये कम में है, ज़्यादा वाले में से कम वाले को मैं घटा दूंगा, तो ये आ जाएगा वी वाई प्लस डेल वी वाई बाई डेल वाई डी वाई बाई 2, ठीक है, डी एक्स डी जेड माइनस वी वाई माइनस डेल वी वाई बाई 2 डी वाई बाई 2, और यहाँ पर डी एक्स डी जेड को मैं दोनों में से कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो अंदर बच जाएगा वी वाई प्लस डेल वी वाई बाई 2 डी वाई बाई 2 माइनस वी वाई माइनस माइनस प्लस
डेल वी वाई बाई टू, ओहो, डेल वी वाई बाई डेल वाई, डेल वाई, डेल वाई, ठीक है, डी वाई बाई टू, ठीक है, और इनमें से कॉमन क्या लिया है, डी एक्स डी जेड, ठीक, वी वाई माइनस वी वाई ज़ीरो, ठीक है, डेल वी वाई बाई डेल वाई बचा, ठीक है। अब देखो ये है ना, तो इनको जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये डबल हो जाना था, ठीक है, डबल हो जाना था, क्योंकि यहाँ नीचे टू ऑलरेडी है तो उसे टू टू कट जाएगा, ये देखो टू डेल वी वाई बाई डेल वाई है ना, डी वाई बाई टू, ऐसा हो जाना था, इस टू से ये टू कट गया, ठीक है, तो हमारा बच गया ये डेल वी वाई बाई डेल वाई डी वाई, और साथ में बच गया डी एक्स और डी जेड, डी एक्स और डी जेड। अब देखो डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड क्या होता है, हमारा वॉल्यूम एलिमेंट होता है डेल वी वाई बाई डेल वाई, इसको हम डी टाउ से दिखा सकते हैं, ठीक है, किससे दिखा सकते हैं, डी टाउ से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक्स डायरेक्शन के लिए मैं ये लिखूं, ये हमारा नेट फ्लक्स हो गया वाई डायरेक्शन के लिए, ठीक है। सिमिलरली एक्स डायरेक्शन के लिए देखो, एक्स डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन के लिए हो जाएगा डेल वी एक्स बाई डेल एक्स, है ना, और डी टाउ लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। जेड डायरेक्शन के लिए क्या होगा, जेड डायरेक्शन के लिए हो जाएगा डेल वी जेड बाई डी जेड और डी टाउ, ठीक है। अब यहाँ पे डी वाई था तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे डी एक्स आता इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे वहाँ पर जेड डायरेक्शन के लिए डी जेड आता, तो मतलब इसने फाइनली जाके डी टाउ ही बन जाना है, एलिमेंटल वॉल्यूम ही बन जाना है, एलिमेंटल वॉल्यूम का क्यूब लिया है हमने ये, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो, अब हमें क्या करना है, टोटल फ्लक्स के लिए इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये दोनों मैंने सिमिलरली करके लिखे हैं, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स जो इस पूरे के पूरे पैरेललोपाइड से पास हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अब देखो सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, डेल वी एक्स बाई डेल एक्स, ठीक है, डी टाउ कॉमन ले लेते हैं, डेल वी वाई बाई डेल वाई प्लस डेल वी जेड बाई डेल जेड, ठीक है, और इन के बाहर डी टाउ, ठीक है। डी टाउ क्या है, एलिमेंटल वॉल्यूम या यूनिट वॉल्यूम। अब मैं बोलूं नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, अब मैंने पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया, पर यूनिट वॉल्यूम कर दूंगा तो यहां पे नीचे पे डी टाउ आ जाएगा, डी टाउ से डी टाउ कट, ठीक है। आगे बात समझ में, पर यूनिट वॉल्यूम बोला तो यहां पे डी टाउ से डी टाउ कट, और हमारा क्या बच जाएगा, ये चल रहा है वीडियो, साफ दिख रहा है, थोड़ा लाइट हो गया, नहीं लाइटिंग बढ़ा दूं क्या, ओह सॉरी, लाइटिंग बढ़ाने की जरूरत है, ठीक, इसका मैं कर देता हूँ लॉक, ठीक है। अब मैं ब्लैक मार्कर से लिखने वाला हूँ, ठीक है। नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, जब हम पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो हम पे क्या बच जाएगा, डेल वी एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल वी वाई बाई डेल वाई प्लस डेल वी जेड बाई डेल जेड, ठीक है। अब देखो ये किसके डॉट प्रोडक्ट से आया है, यह है एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई कैप डेल बाई डेल वाई प्लस जेड कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है, डॉट वी एक्स एक्स कैप प्लस वी वाई वाई कैप प्लस वी जेड जेड कैप, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से ये हमको मिलता है, ठीक है। आगे ये बात समझ में। अब ये क्या है, ये है एक वेक्टर ऑपरेटर डेल, ठीक है, और ये है डॉट, और ये है वेक्टर v, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है यहाँ पे, तो डेल डॉट v, ठीक है। तो डेल डॉट v क्या निकल के आया हमारा, नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम।
जो नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, या नेट फ्लक्स जो एक यूनिट वॉल्यूम से बाहर निकला हो या उसके अंदर गया हो, उसको हम कह सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर। ठीक है, यही है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस, यही है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, अब फटाफट से आखिरी पार्ट कर लेते हैं वीडियो का, जो कि है कर्ल, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल। ठीक है, नोट तुम कर रहे होंगे। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल अब करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने किया फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट, उसके बाद हम आगे बढ़े फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस, और आखिर में हम करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल को सीखने के लिए यूं ही बने रहें मेरे साथ, अपने होस्ट और दोस्त के साथ इस वीडियो में आगे। ठीक है, अब आगे कर्ल, कर्ल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक वेक्टर फील्ड लेंगे। ठीक है, हम एक वेक्टर फील्ड लेंगे, मानो ये वेक्टर फील्ड ए है। ठीक है, एक वेक्टर फील्ड लिया हमने, ए है। ठीक है, इसमें मैंने एक सरफेस ले लिया, इसमें मैंने एक सरफेस ले लिया, ये वेक्टर फील्ड है। ठीक है, और मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, हाँ खैर ये 3D है, पर तुम समझ जाओ ये कोई 2D ऑब्जेक्ट है, ये एक प्लेन है जिसको मैंने इस वेक्टर फील्ड में ऐसे रख दिया। ठीक है, ये 3D है, तुम समझ लो ये बस एक स्क्वायर है। ठीक है, क्या है ये, स्क्वायर है, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है। ठीक है, ये सिर्फ स्क्वायर जितना तुम देख पा रहे हो। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। तो एक चीज़ पहले मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ, ये जो हमारा रेक्टेंगल है ना, इसका यूनिट वेक्टर कहाँ पे होगा, देखो ए, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ए क्रॉस बी यहाँ से बाहर को पॉइंट करेगा ऐसे। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर बाहर को पॉइंट करेगा, या एरिया वेक्टर भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या है, ये ऐसा है। ठीक, इसको मैंने बोला ये वेक्टर ए हमने यहाँ ले लिया, तो मैं इसको बी बोलता हूँ, सी बोलता हूँ, डी बोलता हूँ, ई बोलता हूँ। ठीक है, और ये मैंने लगा दिया इसमें एरोस। ठीक है, कर्ल का मतलब से तुम वाकिफ हो कि कोई वेक्टर किसी यहाँ पे तो इसका मतलब ये हो जाता है कोई वेक्टर किसी एरिया के अबाउट कितना सर्कुलेट हो रहा है, कितना घूम जाता है, कितना मुड़ जाता है। ठीक है, ठीक, तो जब ये यहाँ पर सर्कुलेट होगा, यानी जैसे ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, वेक्टर, ठीक है, ये इसका वेक्टर है, ये इसका वेक्टर है, अगर मैं दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करूँ तो वो बाहर को आएगा ना। तो कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस हमने यही तो पढ़ा था कि वो एक एक्सियल वेक्टर होता है। क्या होता है, एक एक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है, आज इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और डिटेल में क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं, लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट से आप लोग वाकिफ हैं। लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट, अब देखो इसका हम क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल लेने वाले हैं। सपोज इसका एरिया है ए। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं कि ये वेक्टर जो है कितना कर्ल करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है ए, ये वो वेक्टर है ए, और ये है डीएल। डीएल यानी कि इसकी लेंथ। ठीक है, इसकी लेंथ को मैंने यहाँ पर माना एल, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एल, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बी, तो ये भी एल हो जाएगी, ये भी बी हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल की। ठीक, अब आगे देखो ए डॉट डी एल, हम क्या करेंगे, इसका क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल लेने वाले हैं। तो ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है, तो मैंने इसको डायरेक्शन दे दी। ठीक है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल इस डायरेक्शन में ले रहे हैं हम। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसका क्लोज लाइन इंटीग्रल लेने वाले हैं। तो देखो इसको मैंने यू में रखा है ना, ये एरिया यू में रखा है, तो इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में, ये वो लाइन है और ये वो ब्लू वाली लाइन है, इसके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये वो वेक्टर फील्ड की लाइन है, और ये बी वाली लाइन है, ये बी वाली लाइन है, इसके बीच में एंगल कितना है,
90 डिग्री, और ये ए वाली लाइन है, सॉरी ये एल वाली लाइन है, और ये वेक्टर फील्ड की लाइन है, ठीक है, ये वेक्टर फील्ड है। तो इसके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री। ये कहानी समझ में आ गई, ठीक है। ए डॉट डी एल, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लूँगा, देखो हम क्या मानेंगे, ए वन डॉट डी एल, ठीक है, प्लस ये होगा बी से सी के लिए, प्लस सी से डी के लिए A2 डॉट डी एल, ये वेक्टर और ये वाली लेंथ, ठीक है, प्लस डी से ई के लिए A3 डॉट डी एल, डी एल मतलब एलिमेंटल लेंथ, यूनिट लेंथ, ठीक है, और ये प्लस ई से A4 डॉट डी एल, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है, आगे समझ में। A1 डॉट डी एल जब करेंगे तो A1, तो ये आएगा हमारा A1 L cos 0, प्लस ये क्या आ जाएगा A2 B, ये लेंथ कितनी है B cos 90, प्लस A3 और क्या आएगा L cos 180, ठीक है, और आखिर में आएगा A4 B, A4 के लिए ये B है, और B cos क्या होता है 0, 90, 180, 270, ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में। cos 0 क्या होता है 1, cos 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा A1L, ठीक है, cos 90 0, cos 270 0, cos 180 -1, तो ये आ जाएगा -A3L, ठीक है। तो इसको मैं ले सकता हूँ A1 -A3L, ठीक, इसको मैंने लिख दिया A1 -A3L। अब सपोज करो मैं इसको ना, ये जो ये सरफेस है इसको मैं ऐसे रखता हूँ 90 डिग्री पे, ये वेक्टर फील्ड है उसके वेक्टर फील्ड के 90 डिग्री में। देखो इस केस में जो इसका परपेंडिकुलर था ना, वो इस प्लेन से बाहर को आ रहा था, ठीक है। जो एरिया वेक्टर था इस सरफेस के एरिया वेक्टर में और ये जो वेक्टर फील्ड है उसके बीच में एंगल, इसने ऐसे बाहर को आना था, तो वेक्टर फील्ड के ऊपर रखा हुआ ये, तो वेक्टर फील्ड और इसमें कितने का एंगल बन रहा था 90 डिग्री का, ठीक है। पर अगर मैं इसको ऐसे में रखता तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे में आ जाता, एरिया वेक्टर ऐसे में आ जाता, तो इस बार एरिया वेक्टर का एंगल और एरिया वेक्टर के बीच में और इस लाइन के बीच में, देखो जिस पे शैडो पड़ रही है, ठीक है, इसके बीच में एंगल कितना हो जाता है 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो ये आ गया हमारा A1 -A3L, ठीक है। तो ये क्या है, जो भाई हमारा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल जो आया वो हमारा 0 नहीं आया, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, सम वैल्यू है। तो जब हम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये हमें बताता है कि जो हमारा वेक्टर फील्ड है वो वेक्टर फील्ड इस एरिया के अबाउट कितना कर्ल कर रहा है, कितना मैक्सिमम कर्ल कर रहा है, ठीक है, कितना घूम रहा है, कितना सर्कुलेट कर रहा है, इस फील्ड के अबाउट हमारा वेक्टर कितना मुड़ जाता है, ये हमको वो बताता है। और कितना जब मुड़ जाता है तो राइट हैंड थंब रूल से वो क्या निकल के आता है, एक एक्सियल वेक्टर। तो जो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल है ना, वो हमें एक्सियल वेक्टर देता है, ठीक है, यानी जो फिजिकल, ये जनरल में एक एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको 90 डिग्री पे रख दूं तो क्या चीज़ होगी, ठीक है। मान लो ये मैंने 90 डिग्री पे घुमा दिया, ऐसे 90 डिग्री पे घुमा दिया, ठीक है। अब ये वो सरफेस है, ठीक है, यानी कि कहाँ गया वो, ये, ठीक है। अब ये वाली वो सरफेस है, ये वाली ये सरफेस ऐसे है, और ये एरिया वेक्टर है, इसके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, यानी जो ये वाली लेंथ है, ठीक है, लेंथ के बीच में और एरिया के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। जो ये वाली सरफेस है, देखो ये वाली सरफेस
और ये, ठीक है, ये दोनों ऐसे हैं, है ना। ये वाली सरफेस ये जो इस तरफ से है और ये एरिया वेक्टर, इनके बीच में भी एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। एल और बी के बीच में भी एंगल हो गया 90 डिग्री। अगर मैं सेम इसी चीज को जब मैं सरफेस को, यानी कि जब जो एरिया वेक्टर है इसका वो पैरेलल हो जाए फील्ड वेक्टर के, जब एरिया वेक्टर इसका पैरेलल हो जाए फील्ड वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा और वो फील्ड वेक्टर के पैरेलल हो जाए, उस केस में क्या होगा, ये जब ये भी देखो A1 DL cos 90, ये भी cos 90, सारे cos 90, ठीक है ना, 90 डिग्री का ही एंगल बना रहे हैं सब, तो वो क्या टर्म आ जाएगी, वो उस केस में आ जाएगी जीरो। तो यानी कि उस केस में सर्कुलेशन क्या हो जाएगा जीरो। तो ये हमें बताता है कर्ल, कर्ल की एक तो इसने फिजिकल सिग्निफिकेंस बताई हमें, कर्ल हमें ये बताता है कि कोई भी वेक्टर फील्ड किसी एरिया के अबाउट कितना सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। आई ये बात समझ में आई, ठीक। अब देखो आगे, कर्ल, कर्ल को हम किससे दिखाते हैं, डेल क्रॉस ए, ये भी वेक्टर ऑपरेटर, ए भी हमारा वेक्टर है। वीडियो का लेंथ देखें 1 घंटा 1 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर, कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज ए एक्सियल वेक्टर, कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज ए axial vector that gives us maximum circulation, that gives us maximum circulation of vector A, ठीक है, that gives us maximum circulation of vector A, ठीक है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, और जब ये एरिया जीरो को टेंड कर रहा हो, ठीक है। तो कर्ल क्या देता है हमें, एक्सियल वेक्टर देता है, ठीक है, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। और ये हमें बताता क्या है कि जो ये कितना सर्कुलेट हो रहा है, कितना कर्ल कर रहा है अबाउट द सरफेस, ठीक है, पर यूनिट एरिया, ठीक है। और जब हमारा सरफेस टेंड करता हो जीरो को, यानी सरफेस धीरे धीरे करके हमारा जीरो होने वाला है, सरफेस फाइनली जाके जीरो हो जाएगा, उस टाइम पर यूनिट एरिया में हमारा वेक्टर, एक्सियल वेक्टर जो है या सर्कुलेशन कितना होता है, ठीक है। ये बात क्लियर। और ये जो एक्सियल वेक्टर होता है ना, एक्सियल वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। डायरेक्शन अगर एक्सियल वेक्टर की देखें तो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एक्सियल वेक्टर। यहां पर सरफेस ऐसे में था तो उसके परपेंडिकुलर था एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो लास्ट में ये नोट कर लो, कर्ल, ठीक है, कर्ल ऑफ वेक्टर ए, कर्ल ऑफ वेक्टर ए इज एन एक्सियल वेक्टर perpendicular to the surface when the surface is oriented to make the circulation या कर्ल मैक्सिमम, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड इज मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड इज मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर ए पर यूनिट एरिया व्हेन एरिया टेंड्स टू जीरो। और मैग्नीट्यूड क्या है, मैक्सिमम सर्कुलेशन है वेक्टर ए का पर यूनिट एरिया जब एरिया जीरो को टेंड कर रहा हो। तो वही चीज़ें यहाँ पर शॉर्ट में मैंने लिख दी। और ये एक्सियल वेक्टर परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ठीक है, ये डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर होती है सरफेस की व्हेन द सरफेस इज ओरिएंटेड टू, ठीक है, जब सरफेस क्या है ओरिएंटेड है, व्हेन द सरफेस इज ओरिएंटेड टू मेक सर्कुलेशन मैक्सिमम, ठीक है। ये उसकी डायरेक्शन है,
उस एक्सियल वेक्टर की, और ये उसका मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है। कर्ल, द मैक्सिमम कर्ल या मैक्सिमम सर्कुलेशन, मैक्सिमम कर्ल या मैक्सिमम सर्कुलेशन अबाउट द सरफेस पर यूनिट एरिया एज द सरफेस टेंड्स टू 0। ठीक है, और डायरेक्शन में ये लिख देना। ठीक है, तो दोस्तों ये था कर्ल। आपको पता ही है क्या होता है कि किसी पॉइंट के अबाउट कोई चीज़ कितना घूम रही है, कोई वेक्टर कितने घूम रहे हैं, जैसे कि बताया भी था। वर्लपूल का एग्जांपल दिया था। डाइवर्जेंस में क्या एग्जांपल दिया था? ठीक है, जैसे ये कोई पॉइंट है पॉन्ड में, वहाँ पे मैंने सीख डाली। ठीक है, झाड़ू की सीखें होती है, उनको तोड़ तोड़ के डाला, छोटे छोटे टुकड़े करके डाला, और अगर वो बाहर को आते हैं डाइवर्स, तो उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। ग्रेडियंट आपको पता ही है, टेम्परेचर वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था। ठीक है, तो ये थी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, कुछ कमी रह गई हो तो बताना, कुछ बुरा लगा हो मेरे बारे में या मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। कुछ बुरा लगा हो तो बता देना, कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी बता देना। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया, थैंक यू, नमस्कार। ठीक है, ये सब तो ठीक है, एक फॉर्मूला और रह गया यार इसका। ओहो सर, आपने तो भगा ही दिया था हमें। ठीक है, कर्ल को हम कह सकते हैं सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया, कह सकते हैं मैक्सिमम सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या चीज़ थी? ए डॉट डी एल, है ना, अपॉन, इसी डेफिनेशन से ये है। ठीक है, ए डॉट डी एल, जो कर्ल जो होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम सर्कुलेशन होता है जब हमारा सरफेस जो है यूनिट सरफेस हो। ठीक है, यूनिट सरफेस हो और वो 0 को टेंड कर रहा हो। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, और इसकी डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर एन कैप लगा दो बस। ठीक है, बस यही है लास्ट, कर्ल भी खत्म। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।